हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, चैप्टर 5 है ये अजय रावत जी की बुक का। तो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, हमने चंद्रवंश पढ़ लिया था, परमार वंश पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमने देखा था, उसके बाद चंद डायनेस्टी और फिर उसके बाद पवार डायनेस्टी हमने कंप्लीट कर ली थी। एंड देन हम फिर गोरखा में आए थे। फिर गोरखा हमने पढ़ा था, गोरखों का शासन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि गोरखों ने कुमाऊं पर शासन कैसा रहा गोरखों का, और गढ़वाल पर क्या शासन रहा गोरखों का। ठीक है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था और धार्मिक संस्कृति, ये सब चीज़ें हमने जो है देख ली थी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब हम जो है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं, जहाँ से अंग्रेज लोग का जो है आगमन हो गया था उत्तराखंड की स्थली पे, तो 1815 में। ठीक है, तो भारतीय, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड जो है 27वां राज्य था। बेसिक नॉलेज है ये। तो 27वां राज्य था, जो कि 9 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ था। तो इस उत्तराखंड ने अपनी प्रशासनिक विशिष्टताओं के कारण महत्वपूर्ण रहा है। उत्तर पूर्व में चीन द्वारा अधिकृत है, तिब्बत तथा दक्षिण और पूर्व में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से विभाजित, पश्चिम में हिमाचल और दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे इस राज्य का प्रशासनिक इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका अगर इस तरीके से आपका उत्तराखंड है, ठीक है, तो उत्तराखंड के आपके यहाँ पे, ठीक है, तिब्बत हो गया है, इधर आपका तिब्बत है और इधर आपका नेपाल है, इधर यूपी है, ठीक है, और इधर आपका पता है हिमाचल प्रदेश है, इधर आपका पंजाब है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सीमाओं से लगा हुआ आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब नहीं है शायद इसमें। ठीक है, तो इन सीमाओं से लगा हुआ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हमारा है। तो 1815 में गोरखों को पराजित करने के बाद उत्तराखंड में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ था। तो उत्तराखंड प्रग्रहण के पश्चात गढ़वाल को 2 भागों में विभक्त किया था। ठीक है, तो जब अंग्रेज लोग यहाँ आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो उत्तराखंड इन्होंने विजिट किया था, क्योंकि इन्होंने सुदर्शन शाह के कहने पे जो है ये लोग यहाँ आए थे। उसके बाद हालांकि अभी तक ये चीज़ें नहीं आई हैं, अभी आगे को आ सकती हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है इस शर्त पे ये लड़ाई लड़ी थी कि जो है हमें यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने दिया जाएगा। तो फिर उत्तराखंड में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से अंग्रेजों ने क्या किया, जो 2 भागों में उत्तराखंड को डिवाइड कर लिया। एक पार्ट इन्होंने अपने अंडर रखा ब्रिटिश शासन में, और एक पार्ट जो है गढ़वाल के अंतर्गत रख दिया। तो 2 भागों में इन्होंने किस तरह से विभाजित किया था, देखिए यहाँ पे। तो एक तो था ब्रिटिश गढ़वाल और एक था टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो अलकनंदा नदी, जो ऐसा करके अलकनंदा नदी बहती हुई आती है ना, तो जो ये अलकनंदा नदी है, माना ये आपकी अलकनंदा नदी, आप लोग मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, मैप अगर आपके पास है, होना तो चाहिए, है क्या आपके पास मैप होगा उत्तराखंड का, तो उस उत्तराखंड के मैप में आप देखिए अलकनंदा नदी जहाँ पर से जा रही है। तो अलकनंदा नदी के जो पूर्व का भाग था, ठीक है, ये पूर्व वाला भाग था, तो इधर जो है अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया, क्योंकि ये वाला एरिया ना जो उद्यान की दृष्टि से अच्छा था, उपज की दृष्टि से अच्छा था, हर चीज़ से मतलब यहाँ पे बेहतरी थी। तो इसलिए, क्योंकि तराई वाला एरिया भी इसके अंतर्गत आ जाता था, तो यहाँ पे अच्छी फसल उगती थी। ठीक है, हर चीज़ के लिए ये एक आदर्श स्थान था। तो अंग्रेजों ने इसीलिए जो है उद्योगों को मद्देनज़र रखते हुए अलकनंदा के जो पूर्व का हिस्सा है इसको ब्रिटिश गढ़वाल में शामिल किया, और अलकनंदा के जो पश्चिम का हिस्सा है इसको टिहरी गढ़वाल में, पश्चिम हिस्सा टिहरी गढ़वाल में शामिल किया। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है गढ़वाल के पूर्ववर्ती जो परमार राजवंश है वो वहाँ पे फिर से स्थापित हो गया। कुमाऊं कमिश्नरी में 3 जिले थे, जो ये कुमाऊं कमिश्नरी यानी कि ये अलकनंदा के पूर्व का जो एरिया था, यहाँ पे 3 जिले थे, जिनमें एक था अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल और
नैनीताल। ठीक है, तो 3 जिले हुआ करते थे, एक तो ब्रिटिश गढ़वाल जो अलकनंदा के पूर्व वाला एरिया था, दूसरा अल्मोड़ा और तीसरा नैनीताल। तो अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल जो थे इसकी स्थापना 1839 में हुई थी, और जो नैनीताल था इसकी स्थापना आपको पता है 1891 में हुई थी। ठीक है, प्रारंभ में कुमाऊं में एक ही जिला था, ब्रिटिश कुमाऊं। स्टार्टिंग में सिर्फ ब्रिटिश कुमाऊं था, लेकिन बाद में जो है यहाँ पे ब्रिटिश के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए जो है यहाँ पे जो ये वाला एरिया था इसको इन्होंने गैर विनियमित क्षेत्र घोषित किया। तो गैर विनियमित क्षेत्र मतलब क्या होता है? ठीक है, नॉन रेगुलेशन टेरिटरी का मतलब ये होता है कि जैसे पूरे भारत में जो है, अगर बंगाल, उस टाइम पे बंगाल का शासन था ना, बंगाल में थे अंग्रेज लोग, वहीं पर से जो है गवर्नर जनरल शासन करता था। तो ये इसको नॉन रेगुलेटरी टेरिटरी रखा गया। इसका मतलब है कि जो बंगाल का शासन है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे किसका शासन चलेगा? यहाँ पे जो यहाँ का कमिश्नर होगा उसी का शासन चलेगा, बंगाल का शासन यहाँ पे नहीं चलेगा कुछ हद तक। ठीक है, किसी किसी मामले में थोड़ा बहुत वहाँ के नियम यहाँ लागू होंगे, लेकिन पूरी तरह से जो है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब गैर विनियमित क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है। तो गैर विनियमित क्षेत्र जो है इसको रखा गया ताकि बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है उसका अधिनियम यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए। मतलब कुछ कुछ अधिनियम जो है आंशिक रूप से यहाँ पे लागू किए जा सकते थे। तो स्थानीय अधिकारियों को अपने नियम बनाकर प्रभावी करने की अनुमति दी गई। अधिकारियों और कार्मिकों की संख्या जो है वो न्यूनतम रखी गई। अधिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई, और कर्मचारियों की भी, क्योंकि उनको वेतन भी देना पड़ता है। और जो अधिकारी होते थे उनकी जो नियुक्ति है वो उनका जो चयन या नियुक्ति है वो सिविल सेवा या फिर सेना से किया जाता था। या तो सेना वाले जो होते थे उनसे किया जाता था, या फिर उनको सिविल सेवा की परीक्षा देनी पड़ती थी। ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन गवर्नर जनरल या फिर प्रांतीय गवर्नर के द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेशों के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, तो गैर विनियमित प्रांत जहाँ पे बंगाल का शासन नहीं चलेगा तो उसको कहते हैं गैर विनियमित प्रांत। तो गैर विनियमित प्रांत के जिला प्रमुखों को जो है सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर, क्या सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर, और बाद में फिर उनको डिप्टी कमिश्नर कहा जाने लगा। इन प्रांतों में गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर द्वारा निर्गत कार्यकारी आदेशों के माध्यम से प्रशासन करने की जो व्यवस्था है उसको ब्रिटिश संसद द्वारा भी अनुमोदित किया गया था। फिर है कि कुमाऊं 1815 से ही जो है नॉन रेगुलेटरी टेरिटरी में रहा, मतलब कि गैर विनियमित क्षेत्र की भांति यहाँ पे शासन हुआ। मतलब कि उनका स्वयं का शासन था, बंगाल का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं था। जिन प्रांतों को किसी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया था, मतलब कुछ प्रांत ऐसे थे जिनको गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया था, और जहाँ एक्ट द्वारा अधिकृत जो रेगुलेशन प्रख्यापित होते थे उन्हें रेगुलेशन प्रांत कहा जाता था। यानी कि जहाँ पे बंगाल के कानून चलते थे जिन प्रांतों में, उत्तराखंड में भी पूरी तरह से नहीं था ना नॉन रेगुलेटिंग, कहीं कहीं पे रेगुलेटिंग होता था, यानी कि कहीं कहीं पे बंगाल का शासन चलता था, तो उनको जो है रेगुलेटिंग या फिर रेगुलेशन प्रांत कहा जाता था। अन्य प्रांत जो मुख्य आयुक्त के अधीन रखे जाते थे और जहाँ ये रेगुलेशन लागू नहीं होते थे। अब कुछ ऐसे प्रांत थे जो कि मुख्य आयुक्त यानी कि जो चीफ कमिश्नर है उसके अंडर रखे जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है रेगुलेशन लागू नहीं होते थे, उन्हें गैर विनियमित क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। ब्रिटिश प्रशासन ट्रेल से लेकर जो है रैमजे, अब यहाँ पे आपको पता है कि जो रैमजे और ट्रेल का कार्यकाल जो है सबसे महत्वपूर्ण हमें देखने के लिए मिलता है। हर जगह आपको ट्रेल रैमजे के बारे में देखने के लिए मिलेगा जब भी आप ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ट्रेल और रैमजे ने यहाँ पे कार्य भी बहुत अच्छे किए, प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित जो है ये लोग थे, तो इन्होंने मतलब बहुत विकासशील काम जो है यहाँ पे कराए थे। वास्तव में ब्रिटिश प्रशासन अधिकतर ट्रेल से लेकर रैमजे तक प्रशासनिक अनुभव का इतिहास है। अब जो है इतिहासकार डॉक्टर R.S. टोलिया का मानना है कि राजस्व प्रबंधन व प्रशासन 19वीं शताब्दी के कंपनीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला की अगर हम बात करें तो इसके जो ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला है, इसके दूसरे आयुक्त जो हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल थे। ठीक है, पहले कौन थे?
आपको पता होगा, ई गार्डनर, ठीक है, यानी कि एडवर्ड गार्डनर, ये थे ना, हमने पढ़ा था, तो वही है। और सेकंड वाले कौन रहे थे, जब ये कमिश्नर थे ई गार्डनर, तो इनका सहायक जो असिस्टेंट था वो कौन था, ट्रेल था। जब ये जो है इनको हटा दिया गया, इनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया काठमांडू में, तो फिर जो है ट्रेल जो है इनकी जगह पर आए। तो जो ट्रेल हैं वो जुलाई 1817 अक्टूबर से 1835 में इनका कार्यकाल। देखिए, जो जॉर्ज विलियम ट्रेल है ना, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल जो है इनका कार्यकाल आप लिख लीजिए, जॉर्ज विलियम ट्रेल लिखे। सबसे पहले आप ना ब्रिटिश शासन के कमिश्नर इन उत्तराखंड ऐसे करके आप हेडिंग डालिए, और उसके नीचे जो है सबसे पहले आप लिखिए ई गार्डनर, ठीक है। तो एडवर्ड गार्डनर जो है ये 9 महीने सिर्फ ये अपने शासन में रहा था, उसके बाद इसको जो है काठमांडू के रेजिमेंट, ब्रिटिश रेजिमेंट में भेज दिया गया था। तो उसके बाद जो है इसका असिस्टेंट जो विलियम ट्रेल था उसको जो है बनाया गया, लेकिन 1 साल तक ये पद खाली रहा था शायद। तो जुलाई 1817 से 1835 में जो है जॉर्ज विलियम ट्रेल का कार्यकाल रहा। मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। ये भी एक हेडलाइन है, मतलब ये भी एक नोट्स में लिख लीजिएगा कि जो ई गार्डनर है उसको ब्रिटिश कमिश्नर कब नियुक्त किया गया, तो 1815। घुमा के अगर कहना है तो 1815 में पहला ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो एडवर्ड गार्डनर था, ठीक है। इस तरीके से इसको दो तरह से घुमा के क्वेश्चन लिख लिए। उनका जो कार्यकाल है वो 9 महीने का रहा है, और संक्षिप्त सेवा अवधि में उनका अधिक समय राजनीतिक गतिविधियों में ही लगा रहा था। तो जो उनका जो मतलब जो मैंने बताया था ना एडवर्ड गार्डनर, तो उनका जो कार्यकाल था वो 9 महीने का ही रहा था। तो जो उनकी संक्षिप्त सेवा अवधि है उसमें उनका अधिक समय राजनीतिक गतिविधियों में ही लगा रहता था एडवर्ड गार्डनर का। तो गोरखा युद्ध के बाद जो सिंगौली संधि की पुष्टि करने के बाद गार्डनर को जो है काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार करने के आदेश दिए गए थे, ठीक है। तो जो ये गार्डनर थे, इनके कमिश्नर बनने के 2 महीने के बाद ही ट्रेल को जो है उनके सहायक के रूप में कुमाऊं भेज दिया गया था। यानी कि जब ई गार्डनर कमिश्नर थे तो उनका जो असिस्टेंट था वो कौन था, ट्रेल थे। तो डॉक्टर RS टोलिया का मत है कि ट्रेल द्वारा स्थानीय परंपराओं का प्रयोग करते हुए कुमाऊं को 26 परगनों में इन्होंने विभक्त किया था। किसने, एडवर्ड गार्डनर ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोट्स बना लीजिएगा आप कि 26 परगनों में कुमाऊं को किसने विभक्त किया था, तो एडवर्ड गार्डनर ने, और संवत 1880। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खुद मेरे एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1880 संवत, यही क्वेश्चन पूछा था कि संवत 1880 यानी कि 1823 ईस्वी में राजस्व ग्रामवार सीमाओं का राजकीय अभिलेखन किया गया, ठीक है। राजकीय अभिलेखन मतलब कि जितना भी राजस्व उनके पास है, जो उनके खेत खलियान हैं, उन सब का अभिलेखन किया गया। और 1800, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में देखो संवत दिया हुआ था 1880 और उसको सन नीचे लिखा था कि ऐसा कब हुआ, तो उसमें आपको बताना था, सन में आंसर देना था। तो सन में मैंने आपसे कहा था 1880 में से आप संवत का क्या होता है, 57 होता है। तो आप जो है 1880 में से 57 जो है माइनस कर दीजिए, तो आपका 1823 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी संवत दिया होगा वहाँ पे आप जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यह राजस्व बंदोबस्त इतना व्यापक और विस्तृत था कि आज भी यह 80 साला बंदोबस्त के नाम से प्रख्यात है, ठीक है। तो जो राजस्व जो ग्रामवार था वो सीमाओं का राजकीय अभिलेखन यहाँ पे किया गया 1823 ईस्वी में, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप इसका मतलब ये है कि जो ये विलियम ट्रेल था, इसने क्या किया कि जो सीमाएं हैं, जैसे आपका इतनी ज़मीन है तो इतनी सीमा आपकी है, फिर उसके बाद कितनी ज़मीन है वो दूसरे की है। तो इस तरह से जो है राजकीय अभिलेखन यानी कि सरकारी अभिलेखन यहाँ पे कराया गया। यह राजस्व बंदोबस्त इतना व्यापक और विस्तृत था, इतना बड़ा था कि आज भी ये जो है 80 साला बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त इसको क्यों कहा जाता है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो इसको 80 साला बंदोबस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बंदोबस्त जो है संवत 1880 में
हुआ था। तो संवत 1880 का मतलब है 1823 ईस्वी। ठीक है, तब ये बंदोबस्त किया गया था। तो ग्रामीणों को इतिहास में पहली बार अपने अपने गांव की सीमाओं और इन सीमाओं के अंतर्गत जो है भूमि, वन, पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी हुई। ठीक है, तो 80 साला बंदोबस्त आ गया ना आपको। 80 साला बंदोबस्त 26 परगनों में किसने विभक्त किया था कुमाऊं को? तो ये किया था आपके ट्रेल ने। किसने? ट्रेल ने, जो कि एडवर्ड गार्डनर के असिस्टेंट थे और बाद में खुद कमिश्नर बने। गार्डनर के बाद 1817 से 1835 इनका कार्यकाल था। तो ट्रेल ने जो है कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था और जो है इसमें इन्होंने राजस्व, ग्रामवार सीमाओं का जो है राजकीय अभिलेखन किया था, जो कि आपका संवत 1880 यानी कि 1823 में किया था। तो इसको जो है संवत 1880 जो यहाँ पे दिया है उसी 1880 की वजह से इसको 80 साला बंदोबस्त यानी कि 80 साल में जो बंदोबस्त हुआ था वो कहा जाता है। इतना व्यापक। ठीक है, इतना हो गया। अब ग्रामीणों को इतिहास में पहली बार अपने अपने गांव की सीमाओं और इन सीमाओं के अंतर्गत जो है भूमि, वन, पानी आदि इन सब की जानकारी हुई थी। तो ये हमने देख लिया था। ठीक है, आई होप आपको ये 80 साला बंदोबस्त इंपॉर्टेंट है। आप एक हेडिंग डाल दीजिए 80 साला बंदोबस्त और उसके आगे लिख दीजिए 80 साला बंदोबस्त क्या है। तो संवत 1880 में जो है राजस्व, ग्रामवार सीमाओं का राजकीय अभिलेखन मिस्टर ट्रेल द्वारा किया गया था, जिस वजह से इसको 80 साला बंदोबस्त किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है कि डॉक्टर टोलिया की अवमानना है कि चंद और परमान राजाओं के शासन काल में जो कानूनगो हैं ये पद जो है सृजित किए गए थे। कानूनगो पद जो है ये चंद और परमार राजाओं के शासन काल में ही जो है सृजित हुए थे, जो कुछ परिवारों के सदस्यों में वंशानुगत रूप से जो है आरक्षित थे कि इसका बेटा ये है कानूनगो, तो फिर उसका बेटा भी कानूनगो बनेगा, फिर उसका बेटा भी कानूनगो बनेगा। तो इस तरह से जो है वंशवाद वहाँ पे था। तो ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारियों के नए पद सृजित किए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि जो 1819 में 9 पटवारियों के पद नए बनाए गए थे वो किसने बनाए गए थे? तो ट्रेल ने बनाए थे। यह संख्या 1825 में 17 और 1830 में 63 हो गई थी। ठीक है, तो जो ये पटवारियों की संख्या है, मतलब कि ट्रेल ने यहाँ पे 9 पटवारी नियुक्त किए थे, जिनकी संख्या 1825 में जो है 17 और 1830 में 63 हो गई थी। पर्वतीय क्षेत्र के लिए पटवारियों का जो पद था वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी था, क्योंकि आपको पता है पटवारी के काम क्या क्या होते हैं। पटवारी का कार्य लगान वसूलना होता है, अतिरिक्त किसान को प्रव्रजन हेतु हतोत्साहित करना होता है, उनके जो आपसी लड़ाई झगड़े हैं उनका स्थानीय स्तर पर निपटारा, विवादित परिस्थितियों में शहर कचहरी को सूचना देना, दुर्घटना, आत्महत्या और इन सब पर तहसीलदार को सूचना देना। पर्वतीय क्षेत्र में पटवारियों को जो है एक बहुआयामी राजकीय कार्यवाही के रूप में पुलिस कार्य भी सम्मिलित था। ठीक है, तो जो ये पर्वतीय क्षेत्र में पटवारियों को एक बहुआयामी जो राजकीय कार्यवाही के रूप में जिसमें पुलिस कार्य भी सम्मिलित था, जिसे रेवेन्यू पुलिस की संज्ञा दी गई थी, विशेष अधिकार दिए गए थे। आज संपूर्ण भारत में इस व्यवस्था को उत्तराखंड की विशेषता के रूप में जो है जाना जाता है। फिर उसके बाद आपका क्या है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार आप रिपीट करके इसको दोबारा से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इससे नोट्स जो है आप ज़रूर बना लीजिएगा। छोटे छोटे जो नोट्स हैं ना वो भी आप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत ट्रेल के ही बारे में यहाँ पे जानेंगे आज। तो कमिश्नर ट्रेल ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण जो है नई व्यवस्था इन्होंने लागू की थी। ट्रेल ने भी अच्छे काम किए थे उत्तराखंड में। तो कमिश्नर ट्रेल ने अपने 20 वर्ष के अंतराल में पूर्णतः नई
व्यवस्था जो है लागू की। गोरखा कुप्रशासन के कारण उत्तराखंड लगभग जो है उजाड़ हो चुका था। ट्रेल ने नए कार्यालयों की स्थापना की और संचार सेवा में सुधार के साथ साथ कृषकों, पर्वतीय मजदूरों आदि की स्थिति में भी जो है सुधार लाने के लिए एक संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने लागू की थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो उस टाइम पे की गई थी। दीवानी और राजस्व मामलों की व्यवस्थाओं में भी सुधार किए गए। भारत तिब्बत व्यापार को प्रोत्साहन और अनुकूलन बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए। डॉक्टर टोलिया की मान्यता है कि जो निजी यात्रा मार्ग है उसको यात्री मार्ग के रूप में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का चरणों में निर्माण किया गया। ठीक है, उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ को पौड़ी श्रीनगर यानी कि जैसे जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे ना, तो उनके रास्ते में वहाँ जाने तक तो बहुत समय लगता था और गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो वहाँ पर जाने तक जो है रास्ते में सदाव्रत भी इन्होंने बनवाए थे ट्रेल ने। केदारनाथ और बद्रीनाथ को पौड़ी श्रीनगर से होकर जाने वाले मार्ग में इतनी अधिक इन्होंने रुचि ली थी, मतलब इन्होंने जो धर्म है हमारा हिंदू धर्म के हिसाब से केदारनाथ बद्रीनाथ में इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा रुचि ली थी, जिसके चलते इनको जो है ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के अपराध में जो है आरोप लगाया गया था। पुराने तिब्बत व्यापार व धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी सोच थी कृषकों की उपज को अधिक से अधिक मूल्य दिलवाने की। ठीक है, तो ये उनका वो था कि कृषकों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य दिलवाने की। अब ट्रेल ने 1829 से 30 से नदियों में लोहे के सस्पेंशन पुलों का भी निर्माण किया। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण किसने और कब कराया, तो ट्रेल ने 1829 से 30 में। और निकटवर्ती तिब्बती मंडियों में बेहतर निष्पादन का भी जो है काम किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगान की माफ़ी एवं परंपरागत मेलों में सीमावर्ती व्यापारियों के जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी जो है इनके ही हुआ करते थे। तो ट्रेल जो है अभी बहुत लंबा है, हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।